हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सुमित टीचिंग क्लासेस में। तो आज हम पढ़ेंगे एसिड बेस एंड साल्ट का चौथा पार्ट, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं अम्ल तथा भस्म की शक्ति यानी कि पावर ऑफ एसिड एंड बेस। तो आइए इसको हम कंटिन्यू करते हैं। देखिए, शक्ति के आधार पर अम्ल भी दो प्रकार के होते हैं और भस्म भी दो प्रकार के होते हैं। जैसे कि पहला अम्ल की अगर हम शक्ति की बात करें तो होता है प्रबल अम्ल, और दूसरा अम्ल अगर हम शक्ति के आधार पर बात करें तो वो होता है दुर्बल अम्ल। प्रबल अम्ल को हालांकि हम शक्तिशाली अम्ल भी कह सकते हैं। प्रबल अम्ल को हम क्या कह सकते हैं? शक्तिशाली अम्ल। और जो दुर्बल जो अम्ल जो है इसको हम कमजोर अम्ल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कमजोर अम्ल भी कह सकते हैं। प्रबल अम्ल के अंतर्गत कौन कौन आता है? तो जैसे कि इसके अंतर्गत आता है HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि हमारे अमाशय में पाया जाता है। और इसके अंतर्गत आता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल, मोटर गाड़ी के बैटरी में प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल, और इसका प्रयोग जो है कई प्रकार के विस्फोटक या कीटनाशक बनाने में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। प्रबल अम्ल जो होते हैं या शक्तिशाली अम्ल हम जिसको कहते हैं, ये इतने प्रबल होते हैं कि अगर ये त्वचा पे गिर जाए तो त्वचा को जला देते हैं, त्वचा पे छाले निकल आते हैं। ठीक है। इन्हें हम धातु के बर्तन में नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि यदि इन्हें हम धातु के बर्तन में रखेंगे तो ये धातु के बर्तन को गला देंगे, धातु के बर्तन को नष्ट कर देंगे, ये धातु के बर्तन से अभिक्रिया करके। इसलिए इसे हम कांच के बर्तन अथवा जो है चीनी मिट्टी के बर्तन में रखते हैं। दूसरा है दुर्बल अम्ल या हम कहे तो कमजोर अम्ल, और इसके अंतर्गत आता है CH3COOH। CH3COOH ये एसिटिक अम्ल है। ये किसका सूत्र है? एसिटिक अम्ल का सूत्र है। एसिटिक अम्ल जो कि दुर्बल अम्ल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। वैसे ही आते हैं H2SO3 यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल। कौन सा अम्ल? सल्फ्यूरस। ध्यान दीजिएगा, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, लेकिन ये सल्फ्यूरस अम्ल है जो कि दुर्बल है। ये प्रबल है और ये क्या है? दुर्बल है। उसी प्रकार H2CO3 और H2CO3 जिसे हम कार्बोनिक अम्ल कहते हैं। कौन सा अम्ल कहते हैं? कार्बोनिक अम्ल। ये अम्ल दुर्बल अम्ल होते हैं अथवा कमजोर अम्ल होते हैं। अगर ये त्वचा पे गिर जाए तो फिर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। समझ गए? अब बात यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हम किसी भी अम्ल को प्रबल या दुर्बल हम कैसे आंकेंगे? कैसे हम जानेंगे कि कोई भी अम्ल दुर्बल है या कोई भी अम्ल प्रबल है? तो इसका आंसर ये है कि अम्ल की प्रबलता या दुर्बलता की माप जो है हम हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करते हैं। ठीक है। अम्ल का जो शक्ति जो होता है, अम्लों की शक्ति जो होता है वो जो है हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करते हैं। कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी अम्ल को हम जल में घोलेंगे, किसी भी अम्ल को जल में घोलेंगे, और जल में घोलने पर वो अम्ल जो है पूर्ण रूप से घुल जाए, और पूर्ण रूप से घुलने के बाद जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या प्रदान करे? हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। तो वैसे अम्ल को हम प्रबल अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को क्या कहते हैं? प्रबल अम्ल कहते हैं। और इसके विपरीत दुर्बल अम्ल कि अम्ल को हम जल में घोलेंगे, लेकिन जल में घोलने पर वैसे अम्ल जो आंशिक रूप से घुलेंगे, और आंशिक रूप से घुलने के बाद जो है कम से कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। कम से कम मात्रा में क्या करे? हाइड्रोजन आयन प्रदान करे। तो वैसे अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल। यानी कि अम्ल की शक्ति जो है पूर्ण रूप से हाइड्रोजन आयन पर निर्भर करते हैं,
वैसे अम्ल जो जल में घुलने के बाद, जल में घुलेंगे और पूर्ण रूप से घुलने के बाद ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वैसे अम्ल को प्रबल अम्ल कहते हैं। और वैसे अम्ल जिसको जल में घोलेंगे लेकिन वो जल में घुलने पर आंशिक रूप से घुलकर कम से कम मात्रा में हाइड्रोजन आयन प्रदान करे, वैसे अम्ल को हम दुर्बल अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को क्या कहते हैं? दुर्बल अम्ल कहते हैं। ठीक है, अब हम समझेंगे सोर्स के, स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार। सोर्स के आधार पर अम्ल के प्रकार। तो सोर्स के आधार पर जो है अम्ल यानी कि एसिड जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। अगर स्रोत के आधार पर अम्ल के प्रकार की बात करें तो दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है खनिज अम्ल। पहला कौन सा है? खनिज अम्ल। और दूसरा जो है कार्बनिक अम्ल। दूसरा कौन सा है? कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल किसे कहते हैं और कार्बनिक अम्ल किसे कहते हैं? तो सबसे पहले हम खनिज अम्ल के बारे में पढ़ेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। सोर्स के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं। पहला खनिज अम्ल और दूसरा जो है कार्बनिक अम्ल। खनिज अम्ल ऐसा अम्ल जिसका निर्माण बड़े बड़े उद्योगों या प्रयोगशाला में हो। ऐसा अम्ल जिसका निर्माण जो है बड़े बड़े उद्योगों या प्रयोगशाला में हो, वैसे अम्ल को हम खनिज अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को क्या कहते हैं? खनिज अम्ल। और इसके अंतर्गत आ जाएगा HCl, H2SO4 और HNO3। ये जो होते हैं, ये जो खनिज अम्ल जो होते हैं जिनका निर्माण उद्योगों, बड़े बड़े उद्योगों और प्रयोगशाला में किया जाता है, ये अम्ल जो है प्रबल अम्ल होते हैं। ये अम्ल क्या होते हैं? प्रबल अम्ल। और इसको हम खनिज अम्ल कहते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है कार्बनिक अम्ल। दूसरा क्या है? कार्बनिक अम्ल। तो कार्बनिक अम्ल का डिफिनेशन कुछ इस प्रकार होगा कि ऐसा अम्ल जिसका निर्माण या स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें तो जो जंतु से या फल से या सब्जी से या जो है प्राकृतिक उत्पाद से प्राप्त हो, प्राकृतिक उत्पाद से प्राप्त हो, तो ऐसे अम्ल को हम कार्बनिक अम्ल कहते हैं। ऐसे अम्ल को क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल ऐसा अम्ल जिसका निर्माण जंतु में अथवा फल में या अथवा सब्जी में अथवा प्राकृतिक उत्पाद के रूप में प्रयोग हो, मतलब निर्माण हो, वैसे अम्ल को क्या कहते हैं? कार्बनिक अम्ल कहते हैं। और ये जो कार्बनिक अम्ल जो होते हैं ये दुर्बल अम्ल होते हैं। ये कैसे अम्ल होते हैं? दुर्बल अम्ल होते हैं। ठीक है। कार्बनिक अम्ल या दुर्बल अम्ल को हम खा सकते हैं, पी सकते हैं, ये हानिकारक नहीं होते हैं। लेकिन ये जो अम्ल जो है जिनका निर्माण खनिज अम्ल जिसे कहते हैं, जिनका निर्माण उद्योग प्रयोगशाला में है, इसे हम खाने और पीने में इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है प्राकृतिक रूप में मौजूद कार्बनिक अम्ल, जिसमें हम पदार्थ पढ़ेंगे और इन पदार्थ में उपस्थित जो है हम अम्ल के बारे में पढ़ेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के पदार्थ और उनमें उपस्थित अम्ल। ठीक है। और पहले पदार्थ की बात करें तो पहले लेते हैं हम सिरका। सिरका जिसमें कि एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। दूसरा लेते हैं हम खट्टे दूध या दही। खट्टे दूध या दही। खट्टे दूध या दही की बात करें तो इसमें जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल? लैक्टिक अम्ल। तीसरा पदार्थ है इमली। तीसरा पदार्थ है इमली। और इमली में हम अम्ल की बात करें तो इसमें जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल। अगला पदार्थ लेते हैं हम सेब, जिसमें कि मौलिक अम्ल पाया जाता है। सेब में कौन अम्ल पाया जाता है? मौलिक अम्ल। अगला पदार्थ लेते हैं हम सोडा पेय। सोडा पेय। और सोडा पेय में जो है कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल? कार्बोनिक अम्ल। इसके बाद चाय। चाय जिसमें कि टैनिक अम्ल पाया जाता है। चाय में कौन अम्ल? टैनिक अम्ल। उसी प्रकार अमाशय रस।
अमाशय रस की बात करें तो इसमें HCl अर्थात हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अगला है पदार्थ जो है विटामिन सी, और विटामिन सी में जो है एस्कॉर्बिक अम्ल पाया जाता है। विटामिन सी में एस्कॉर्बिक अम्ल, विटामिन सी में कौन अम्ल पाया जाता है? एस्कॉर्बिक अम्ल। उसके बाद हम अगला पदार्थ लेते हैं संतरा और नींबू का रस। दोनों खट्टा पदार्थ है और इन दोनों में जो है साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। कौन अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। उसके बाद में चींटी के डंक, चींटी का डंक, चींटी के डंक में जो है फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक में कौन अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक अम्ल। इमली, इमली हो गया है, इमली हो गया है। उसके बाद में कच्चे अंगूर, कच्चे अंगूर, कच्चे अंगूर की बात करें तो इसमें भी जो है, कच्चे अंगूर में भी जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कच्चे अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। अगला है टमाटर। क्या है? टमाटर। टमाटर की बात करें तो टमाटर में जो है ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। तो इस प्रकार कुछ पदार्थ है और उन पदार्थ में उपस्थित अम्ल है, और ये जितने भी पदार्थ है जिनमें उपस्थित अम्ल है ये कार्बनिक अम्ल है। इस अम्ल को खाया या पिया जा सकता है, ये हानिकारक नहीं होते हैं, सिवाय अमाशय रस यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को छोड़कर इसमें जितने भी अम्ल हैं वे सारे अम्ल जो है खाया पिया जा सकता है। और दूसरा एक और है फॉर्मिक अम्ल, जो कि चींटी के डंक में पाया जाता है। बाकी एसिटिक अम्ल, लैक्टिक, टार्टरिक, मौलिक, कार्बनिक, टैनिक, एस्कॉर्बिक, साइट्रिक, टार्टरिक और ऑक्जेलिक अम्ल, इन सारे अम्ल को खाते और पीते हैं। अगला टॉपिक है भस्म की शक्ति। अम्ल की शक्ति हम पढ़ लिए और अम्ल की शक्ति के बाद हम पढ़ेंगे भस्म की शक्ति। जिस प्रकार शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार जो है शक्ति के आधार पर जो है भस्म भी दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल भस्म और दूसरा जो है दुर्बल भस्म। प्रबल भस्म जिसे हम अगला टॉपिक है भस्म की शक्ति। अम्ल की शक्ति के बाद हम पढ़ेंगे भस्म की शक्ति। और जिस प्रकार अम्ल शक्ति के आधार पर अम्ल दो प्रकार के होते हैं, प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल, उसी प्रकार शक्ति के आधार पर भी जो है भस्म दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रबल भस्म और दूसरा जो है दुर्बल भस्म। दूसरा कौन सा भस्म? दुर्बल भस्म। और प्रबल भस्म की अगर हम बात करें, प्रबल भस्म की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं KOH यानी कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड, ETC। ये दोनों भस्म जो है प्रबल भस्म के अंतर्गत आते हैं, और ये भी भस्म अगर त्वचा पे गिर जाएंगे तो त्वचा को जला देंगे। और अगर हम दुर्बल भस्म की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं CaOH का होल ट्वाइस। CaOH का होल ट्वाइस यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम चूना जल भी कहते हैं। और इसके बाद जो है MgOH का होल ट्वाइस यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दुर्बल भस्म है। और उसके बाद में NH4OH, ये जो है ETC इत्यादि, ये जो है दुर्बल भस्म है। ठीक है, इन भस्म को हम खा भी सकते हैं, जैसे कि चूना जल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसको लोग जो है खैनी या पान के पत्ते में मिलाकर खा लेते हैं। लेकिन ये जो प्रबल भस्म जो है इसको हम नहीं खा सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि किसी भी भस्म को हम प्रबल या दुर्बल हम किस प्रकार पहचानेंगे? तो इसका आंसर जो है OH आयन के आधार पर किसी भी भस्म को हम दुर्बल या प्रबल हम उसके
OH आयन के आधार पर हम पहचानेंगे। अब कैसे? तो किसी भी भस्म को हम जल में घोलेंगे, किसी भी भस्म को जल में घोलेंगे और घोलने पर कोई भस्म पूर्ण रूप से घुलता है, पूर्ण रूप से घुलेगा और पूर्ण रूप से घुलने के बाद जो है ज्यादा मात्रा में, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अगर वो जो है OH आयन प्रदान करे, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में क्या करे, अगर OH आयन प्रदान करे तो वैसे अम्ल को हम प्रबल भस्म कहते हैं। और इसके विपरीत कि किसी भी भस्म को हम जल में घोलेंगे और जल में घोलने पर जो है आंशिक रूप से घुलेगा, जल में घुलने पर क्या होगा, आंशिक रूप से घुलेगा और आंशिक रूप से घुलकर, आंशिक रूप से घुलकर जो है कम से कम मात्रा में, कम से कम मात्रा में अगर OH आयन प्रदान करे तो वैसे भस्म को हम दुर्बल भस्म कहते हैं। वैसे भस्म को क्या कहते हैं हम, दुर्बल भस्म। यानी कि ऐसे भस्म जिसको जल में घुलने पर पूर्ण रूप से घुल जाएगा और ज्यादा से ज्यादा मात्रा में OH आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयन प्रदान करे तो प्रबल भस्म, और ऐसा भस्म जो जल में घुलने पर आंशिक रूप से घुलते हैं, घुलकर कम से कम मात्रा में OH आयन प्रदान करे तो वैसे अम्ल को क्या कहेंगे हम, दुर्बल अम्ल कहेंगे। अगला टॉपिक है सांद्र अम्ल तथा तनु अम्ल। जल के मात्रा के आधार पर जो है अम्ल दो प्रकार के होते हैं, पहला सांद्र अम्ल और दूसरा जो है तनु अम्ल। तो पहले आइए हम सांद्र अम्ल पढ़ते हैं। सांद्र अम्ल वह अम्ल जो है जिसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक हो, वैसे अम्ल को हम सांद्र अम्ल कहते हैं। और इसके उल्टा कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक और अम्ल की मात्रा कम हो, वैसे अम्ल को हम तनु अम्ल कहते हैं। यहां पर इसका हम डिफिनेशन लिखते हैं कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम, जल की मात्रा कम तथा अम्ल की मात्रा अधिक हो, अम्ल की मात्रा अधिक हो, वैसे अम्ल को हम क्या कहते हैं, तो वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं। वैसे अम्ल को सांद्र अम्ल कहते हैं, ठीक है। और इसके जस्ट उल्टा कि वैसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक, किंतु अम्ल की मात्रा कम हो, अम्ल की मात्रा कम हो, वैसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं, तनु अम्ल कहते हैं। समझ गए? ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा कम और अम्ल की मात्रा अधिक हो सांद्र अम्ल, और ऐसा अम्ल जिसमें जल की मात्रा अधिक किंतु अम्ल की मात्रा कम हो, वैसे अम्ल को तनु अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्ल और तनु अम्ल की बात करें तो दोनों में जो है, दोनों अम्ल में ज्यादा अभिक्रियाशील जो है सांद्र अम्ल होते हैं। सांद्र अम्ल ज्यादा अभिक्रियाशील होते हैं और इसके अपेक्षा जो है तनु अम्ल जो है कम अभिक्रियाशील होते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।